हेलो दोस्तों, SPB स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे गुप्त साम्राज्य के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जीवन को डिटेल रूप में। और इससे पहले एक वीडियो हमने लोड कर दिया है गुप्त साम्राज्य से, गुप्त वंश का, जिसमें गुप्त साम्राज्य का महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत था, उसके बारे में हमने उसमें डिटेल में बताया है। और जितने भी शासक थे, जितने भी राजा थे, उसके बारे में बताए हैं। और किस तरह से श्रीगुप्त ने एक छोटे स्तर पे मगध की पटना और बिहार उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में गुप्त वंश का नींव डाला था। और आगे चल के एक बृहद पैमाने पे श्रीगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश को वास्तविक रूप में स्थापना की और एक बृहद समाज के निर्माण किए। और एक फिर से जो मौर्य वंश के बाद एक अल्प रूप में जो खंड खंड में बट करके मगध साम्राज्य चल रहा था और कई टुकड़ों में बट चुका था, जिसमें आप लोग देखें कि मौर्योत्तर काल के बाद आए शुंग वंश आए, आपको कर्ण वंश आए, सातवाहन आए, और फिर आ जाते हैं इधर उड़ीसा का चेदी वंश आए, पर जो कलिंग उस टाइम था। उसके बाद इसी को फायदा उठा करके किस तरह से विदेशियों ने आक्रमण किया, जिसमें महत्वपूर्ण रूप से 4 विदेशी आक्रमण थे। हिंद यूनानी थे, शक थे, पहलव थे, कुषाण थे। और इतने लंबे अंतराल के बाद एक बृहद साम्राज्य का निर्माण करने का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है, जो गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक थे। तो आइए इसी को डिटेल में देखते हैं। आज देखेंगे हम तो गुप्त प्रशासन पद्धति, किस तरह प्रशासन संचालित होता था। गुप्तकालीन समाज देखेंगे, गुप्तकालीन धर्म देखेंगे, गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था देखेंगे। इसके बाद हम गुप्तकालीन कला और संस्कृति को नेक्स्ट नहीं, इसी में हम अपलोड कर देंगे। तो आइए बात करते हैं गुप्त प्रशासन पद्धति। तो कहा जाता है कि जिस तरह से जिस तरह से मौर्य शासकों ने केंद्रीकृत शासन प्रणाली की स्थापना की थी, उस टाइप को तो नहीं कर पाए थे। फिर भी ये विकेंद्रीकृत प्रणाली के लिए जाने जाते हैं। बट साम्राज्य पे पूरा महत्व रखता था कि राजा का ही सर्वोपरि फैसला मान्य होगा। तो राजा का ही फैसला सर्वोपरि था, क्योंकि इस काल में एक नया आप देखेंगे कि एक नया इसमें आप एक पॉइंट देखने को मिलेगा कि राजा दैवीय अधिकार रखते थे। उनको कहना था कि हमको देवताओं द्वारा ऊपर से भेजा गया है कि नहीं जाकर साम्राज्य का निर्माण करो और लोगों को मतलब सुख सुविधा प्रदान करो। और जिस तरह से समाज में भ्रांतियाँ थी, उसको पता नहीं कि क्यों ऐसा ही लोग बोलते थे कि दैवीय शक्ति, ऐसा तो कभी नहीं होता था। बट यहाँ दैवीय शक्ति को दिखाया गया है। शासन संभव तो प्राचीन काल में सभी थे, राजतंत्रात्मक थी, गणतंत्रात्मक नहीं था, राजतंत्र होता था। तो शासन व्यवस्था राजतंत्र थी। गुप्तकालीन राजा दैवीय अधिकार रखते थे। इनका कहना था कि देवताओं द्वारा हमें भेजा गया है, या आप जाइए वहाँ पे शासन स्थापित कीजिए और वहाँ शासन चलाइए। जिसके कारण राजा दैवीय अधिकार रखते थे, जिसके कारण प्रशासन पर राजा का महत्वपूर्ण प्रभाव रहता था। केंद्रीकृत तो नहीं था, यहाँ विकेंद्रीकृत हो गया था। फिर भी राजा का महत्वपूर्ण प्रभाव रहता था साम्राज्य पर। सातवाहन की तरह यहाँ साम्राज्य व्यवस्था का प्रादुर्भाव हुआ। प्रथम बार हमने देखे थे कि किस तरह से मौर्योत्तर काल के बाद जो आया था 3 वंश, ब्राह्मण वंश, इसमें एक सातवाहन वंश था। उस समय सामंतवादी व्यवस्था का प्रादुर्भाव उत्पन्न हुआ। और यहाँ पे देखें कि परंपरा ही चल गई और बृहद पैमाने पर सामंतवादी व्यवस्था का विकास हुआ। तो सातवाहन के काल की तरह यहाँ भी सामंतवादी व्यवस्था का विकास हुआ। प्रशासन करने के लिए जो साम्राज्य था, जो कई स्तर पर कार्य करते थे, प्रशासन कई चरण में बटा हुआ था। साम्राज्य कई चरण में बटा हुआ था। सबसे ऊपर देश था, जिसका प्रमुख गोपना कहा जाता था। उसके बाद भुक्ति था, जिसका प्रमुख उपरी कहलाते थे। उसके बाद विषय था, जिसको विषयपति प्रमुख कहलाते थे। ग्राम था, जिसका प्रमुख ग्रामीण कहलाता था। और महतर, जो ग्रामीण के सदस्य होते थे, उनको महतर कहा जाता था। तो यहाँ नहीं लिखे, महतर याद करिएगा। तो प्रांत कई चरण में बटे हुए थे, जिसमें देश था, भुक्ति था, विषय था, ग्राम था। इस प्रकार देश के प्रमुख गोपना कहते थे। भुक्ति के प्रमुख को उपारी कहा था, विषय के प्रमुख को विषयपति कहा था। गांव के मुखिया जो होते थे उसको ग्रामीण कहा जाता था। गुप्तकालीन समाज को आगे देखते हैं कि गुप्तकालीन समाज किस तरह से था। तो गुप्तकालीन समाज में भी वर्ण व्यवस्था बहुत जटिल थी। इसमें जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य शुरू से चलते आ रहे थे। दरअसल ऐसा था नहीं कि शुरू से वर्ण व्यवस्था थी, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता में हम देखते हैं कि एक किस तरह से बिना समाज वर्ण व्यवस्था के चल रहा था। एक गरीब अमीर होते थे। उत्तर वैदिक काल में जब हम आते हैं, वैदिक काल में जब आते हैं हम शुरुआती में, तो वैदिक और वैदिक में देखते हैं कि जहाँ तक समाज थी वो कर्म पर आधारित थी। जो जैसा कर्म करता था उस तरह वो लोग होते थे। और जैसे ही जब 1000 ईसा पूर्व के आसपास आते हैं तो एक उत्तर वैदिक काल शुरू होता है, जहाँ पे वर्ण व्यवस्था का प्रादुर्भाव हुआ और कहा गया कि भाई जो जिस जाति में जन्म होगा उसी जाति को रह जाएंगे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और ठीक उस प्रकार जब आगे बढ़ते हैं तो मौर्य काल में वर्ण व्यवस्था था, उतना जटिल नहीं था।
यहाँ पे बहुत जटिल हो गया था। समाज 4 वर्ग में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभक्त था। शूद्रों की स्थिति SC ST OBC शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ था, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे शूद्रों को कृषि कार्य में लगाया जाता था और कृषि कार्य करने लगे थे, इसलिए इनकी स्थिति में कुछ सुधार हुई थी। बट छुआछूत का परंपरा का प्रचलन विद्यमान था। जो छुआछूत था कि फलानी जाति से छुआछूत, जो शूद्र हैं उनसे छुआछूत लगता है स्वर्ण वालों को, तो ये बहुत प्रचलन में था और बहुत जटिल हो गया था। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो विक्रमादित्य के शासनकाल में फाहियान जो आए थे चीनी यात्री, उन्होंने इस अपना यात्रा वृत्तांत जो फूक को की है उसमें वर्णन किया है कि जब शूद्र लोग जो SC ST OBC लोग जब गांव से जाते थे तो गांव को उनके जाने के बाद धुलाई किया जाता था, बहाया जाता था। जब गांव में प्रवेश करते थे सब घर में बंद हो जाते थे। इस प्रकार के बहुत से जो एक को समझे कि कुष्ठ रोग है समाज के लिए, उस टाइम था। आज तो ऐसा है नहीं, ऐसा होगा ही नहीं। अब यहाँ देखते हैं कि छुआछूत का प्रचलन विद्यमान था, छुआछूत था, क्योंकि फाहियान ने अपना फूक की बता दिया है कि जब जाते थे तो रोड बहाया जाता था और आते थे तो फिर बहाया जाता था। यहाँ पे कायस्थ जाति का उल्लेख मिलता है, याज्ञवल्क्य का स्मृति में एक कायस्थ जाति का प्रमाण मिलता है। जो कायस्थ का मुख्य रूप था लेखन प्रणाली को कार्य करना। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है कायस्थ जाति का प्रथम प्रादुर्भाव या प्रथम साक्ष्य या वर्णन किस काल में मिलता है, तो गुप्त काल में मिलता है। कायस्थ जाति का प्रमुख कार्य लेखन पठन से संबंधित था। तो कायस्थ जाति का प्रथम उल्लेख याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। ये आपको क्वेश्चन पूछता है। स्थितियों की स्थिति में गिरावट आई, गिरावट को हम इस रूप में देख सकते हैं कि जो भानुगुप्त का एरन उल्लेख था, जो 510 ईस्वी का भानुगुप्त का एरन उल्लेख में, उसमें गोपराज नामक सैनिक था, उस शहीद हो जाने के बाद उसके पति को चिता पर जिंदा जलाया गया था। जिससे प्रमाण आप देख सकते हैं कि कितना मतलब महिलाओं पर अत्याचार होता था और महिलाओं की स्थिति कितना मतलब नीचे गिर गई थी। तो स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई। इसके बाद हम लोग गुप्तकालीन धर्म की बात करें, गुप्तकालीन धर्म को, तो राजकीय धर्म गुप्त काल में आपका वैष्णव था। और जो राजकीय चिन्ह की बात करें तो गरुड़ था, गरुड़ पक्षी था राजकीय चिन्ह, और राजकीय धर्म वैष्णव था। और संभवतः सभी राजा वैष्णव धर्म ही मानते थे। कुछ थे जो कुछ मानते थे बौद्ध धर्म को भी, जैसे कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की जहाँ बौद्ध धर्म की पढ़ाई होती थी। तो सम्मान सभी धर्मों को करते थे। बट अगर पूछा जाए कहीं कि गुप्तों का राजकीय धर्म क्या था, तो आपको वैष्णव धर्म हो जाएगा। राजकीय चिन्ह क्या है तो गरुड़ हो जाएगा। इसी को आगे देखते हैं। गुप्तकालीन समाज शासक वैष्णव धर्म को मानते थे। सभी शासक हुए जो वैष्णव धर्म को मानते थे। संभवतः वैष्णव धर्म को मानने वाले अधिकतर शासक हुए। यहाँ पे एक मंदिर निर्माण की कला की प्रथा शुरू हुई। इससे पहले हम लोग देखे थे कि प्रथम बार बौद्ध मूर्ति बनाया गया था और आज तक मूर्ति ही बनाया गया था, कहीं मंदिर बनाने का साक्ष्य नहीं मिला था। गुप्त काल में ऐसा देखा गया कि मंदिर बनाने की परंपरा शुरू हुई। एक पंचायतन विधि, एक पंचायतन शैली है। पंचायतन शैली अगर कहीं क्वेश्चन आपको दे दे एग्जाम में कि गुप्त काल में पंचायतन क्या थी, तो मंदिर निर्माण की शैली थी। पंचायतन शैली के तहत मंदिर निर्माण की परंपरा शुरू की गई। तो यहाँ पे याद रखिए कि मंदिर निर्माण की परंपरा किस काल में शुरू हुई, तो गुप्त काल में शुरू हुई। उसमें पंचायतन शैली थी, उसके तहत की गई। इसमें सबसे महत्वपूर्ण देवगढ़ झांसी का जो आपका दशावतार मंदिर है, जिसमें विष्णु भगवान का मूर्ति है, दशावतार मंदिर पंचायतन श्रेणी में बनाया गया, जो सबसे महत्वपूर्ण है गुप्त काल में। और सारे बहुत से मंदिर है, उसको आगे हम कला में देखेंगे। तो देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर पंचायत श्रेणी में बना महत्वपूर्ण एक मंदिर है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि गुप्त काल में मंदिर निर्माण की प्रथा शुरू हुई, जो एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि मंदिर निर्माण की कला किस काल में शुरू हुई थी, तो गुप्त काल में शुरू हुई थी। आगे कहता है कि हाँ, इसको ध्यान रखिएगा, पंचायतन शैली, पंचायतन श्रेणी कहिए, शैली कहिए, पंचायतन श्रेणी। और कहीं क्वेश्चन आएगा तो इसको लोग ग्राम पंचायत से जोड़ देंगे। मगर देखिए गुप्त काल में पंचायतन जो शैली था, श्रेणी था, जिसके तहत मंदिर का निर्माण होता था, जिसमें देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर महत्वपूर्ण रूप से बनाया गया था पंचायतन शैली में। गंगाधर अभिलेख में विष्णु को मधुसूदन कहा गया है। विष्णु ही महत्वपूर्ण रूप से यहाँ प्रचलन में थे। इनका 10 अवतार था, जिसमें से बड़ा अवतार था जो सबसे प्रचलन में था गुप्त काल में। तो गंगाधर अभिलेख में विष्णु को मधुसूदन कहा गया है। विष्णु के बड़ा अवतार का प्रचलन सबसे अधिक था, बड़ा अवतार का प्रचलन सबसे अधिक था गुप्त काल में। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था आज के समय में भी हम लोग देख रहे हैं कि आज के समय से जो समझ सकते हैं गुप्त काल में किस तरह अर्थव्यवस्था थी। तो आज हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से कृषि, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, और इसके बाद इसको हम उद्योग के क्षेत्र में डाल देते हैं, उसके बाद हम व्यापार करते हैं। ठीक उस टाइम भी होता था कि एक कृषि आधारित पूरी अर्थव्यवस्था थी, और उसमें कृषि से संबंधित जो उद्योग लगता था उद्योग लगाते थे, उद्योग के बाद आपको व्यापार करते थे। तो आज के डेट में इस तरह समझते थे कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र में बटा हुआ है। तो इसको देखते हैं। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था
अर्थव्यवस्था का आधार मुख्य रूप से कृषि था। ये कृषि ही अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। और तो कोई भी साम्राज्य है तो उसको शक्तिशाली होने के लिए पहले उसको कृषि उन्नत होना चाहिए, जिससे उसको विशेष लगान प्राप्त हो और अधिक मात्रा में जो आपको कर होता है उसकी प्राप्ति होनी चाहिए। तभी कोई साम्राज्य है जो अपने आप में सशक्त बन पाएगा और राज्य मजबूत होगा। कर के रूप में 1/4 से 1/6 भाग भू राजस्व के रूप में लिया जाता था। 1/4 से 1/6 भाग भू राजस्व के रूप में लिया जाता था। इस प्रकार में 5 प्रकार की भूमि होती थी। इस काल में 5 प्रकार की भूमि का वर्णन मिलता है। क्षेत्र होता था जो कृषि भूमि थी, वास्तु भूमि होती थी जो आपको घर बनाने योग्य होता था, चारागाह जो जो पशुओं चराने के लिए होता था, खिल जो जोती भूमि नहीं होती थी, अपराध जो जंगली भूमि होती थी। तो 5 प्रकार की भूमि की चर्चा मिलती है। क्षेत्र, वास्तु, चारागाह, खिल, अपराध। क्षेत्र होता था जो कृषि होता था, वास्तु जो घर बनाने होता था, चारागाह जो पशुओं चलने होता था, खिल जो जोतने होता था, अपराध मतलब जंगली भूमि होता था। व्यापार के लिए श्रेणी एक प्रमुख संस्था थी। श्रेणी व्यापार संचालित करने की श्रेणी एक संस्था बनाई गई थी। इसका श्रेणी का प्रमुख या अध्यक्ष को ज्येष्ठक कहा जाता था। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा ऑनलाइन में कहीं या ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था में व्यापार के लिए प्रमुख श्रेणी होता था उसका अध्यक्ष कौन होता था? ज्येष्ठक कहलाता था। अध्यक्ष ज्येष्ठक कहलाता था। व्यापार के लिए श्रेणी होता था, एक संस्था थी और उसका अध्यक्ष ज्येष्ठक कहलाता था। भूमिदान का व्यापक स्तर पर इससे पहले हमने देखे थे कि सातवाहन के शासनकाल में भूमि देने की परंपरा शुरू हुई थी ब्राह्मणों को करमुक्त। और यहाँ बृहद पैमाने पे तो क्वेश्चन 2 आपको फंसाएगा। प्रथम पूछेगा कि ब्राह्मणों को या प्रथम बार भूमि दान देने की परंपरा किस काल में शुरू हुई? तो सातवाहन शासकों ने किया था। और अगर पूछे कि सबसे बृहद पैमाने पे या सबसे अधिक मात्रा में ब्राह्मणों को भूमि दान किस काल में दिया गया? तो गुप्त काल में दिया गया। इसको ध्यान रखिएगा। भूमिदान का व्यापक स्तर पर विस्तार हुई। आगे बात करें बंदरगाह। तो बंदरगाह 2 तरह के होते थे। पूर्वी तट दो जगह थे, पूर्वी तट पर थे, पश्चिमी तट पे। पूर्वी तट से भी संचालित होती बंदरगाह से व्यापार और पश्चिमी तट से संचालित होती थी। तो आपको पूछेगी गुप्तकालीन बंदरगाह कौन सा है, पूर्वी तट या पश्चिमी तट पे? तो पूर्वी तट में आप देखिएगा, पूर्वी तट ताम्रलिप्ति बंदरगाह था, एक घंटसाला था। ताम्रलिप्ति बंदरगाह एक घंटसाला था, एक पूर्वी तट की बंदरगाह थी। पश्चिमी तट की बात करें तो भड़ौच और सोपारा 2 बंदरगाह था। और कुछ है हम सब नहीं लिए हैं क्योंकि जो एग्जाम में पूछा होता है वही ज़्यादा यहाँ नोट करते हैं। तो पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति बंदरगाह था और घंटासाला था। पश्चिमी तट की बात करें भड़ौच और सोपारा। एक और क्वेश्चन है ऑनलाइन, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बना कि उज्जैन गुप्तकालीन व्यापार का प्रमुख केंद्र था। उज्जैन जो था गुप्तकालीन व्यापार का प्रमुख केंद्र था। यहाँ पे सिक्के चलते थे। सिक्का के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि सर्वप्रथम बार सिक्का भारत में किसने चलाया? तो हिंदू ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाया। सबसे शुद्ध सिक्का किसने चलाया? तो कुषाण शासक ने चलाया सबसे शुद्ध सिक्का। अगर सबसे अधिक मात्रा में तो गुप्त काल में सबसे अधिक मात्रा में सोने के सिक्के चलाए गए। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आपको फंसाता है एग्जाम में और कहीं हर एक जगह आपको हर एक सेट में मिल जाएगा एक क्वेश्चन। तो याद रखिएगा, अगर सबसे पहले सोना के सिक्के की बात करें तो भारत में किसने चलाया? तो हिंद यूनानी शासकों ने चलाया। सबसे शुद्ध की बात करें तो कुषाण शासकों ने चलाया। और सबसे अधिक मात्रा में सोने के सिक्के की बात करें कि सबसे अधिक मात्रा में सोने का सिक्के किसने जारी किया था? तो गुप्त काल में जारी किया था, गुप्त शासकों द्वारा। तो सोना का सिक्का जिसको दिनार कहा जाता था और चांदी का सिक्का को रुपया कहा जाता था। रुपये का सोना का सिक्का दिनार कहा जाता था, चांदी का सिक्का रुपया। एक अग्रहर होता था। अग्रहर मंदिरों एवं ब्राह्मणों को दी जाने वाली करमुक्त भूमि को मंदिरों एवं ब्राह्मणों को करमुक्त दी जाने वाली भूमि को अग्रहर कहा जाता था। तो अग्रहर आप लोग देख लिए। आइए गुप्तकालीन कला की बात करते हैं। तो गुप्तकालीन कला की बात करें तो गुप्तकालीन साम्राज्य में कलाओं का बहुत ही व्यापक पैमाने पर विकास हो चुका था। सभी तरह की कलाओं का, जैसे मूर्ति कला, चित्रकला, वास्तुकला, साहित्य कला, सभी तरह की कलाएं अपने अपने चरम सीमा पर पहुंच गई थी। और इसी कारण से बहुत सारे इतिहासकारों ने गुप्त काल को स्वर्णयुग कहा है। और साथ ही वैष्णव धर्म अपने चरम सीमा पे थी, इसीलिए हिंदुत्व का स्वर्णयुग गुप्त काल को कहा जाता है। तो आपको 2 क्वेश्चन बोलेगा कि प्राचीन काल में किस काल को स्वर्णयुग कहा गया? तो गुप्त काल को। एक और क्वेश्चन आपको पूछेगा कि किस काल को हिंदुत्व का स्वर्णयुग कहा गया? तो इसका आंसर गुप्त काल हो जाएगा। तो आइए इसको देखते हैं। सभी तरह कलाओं का विकास गुप्त काल में अपने उत्कृष्ट चरम शिखर पर थी। जैसे में चित्रकला, वास्तुकला, मूर्तिकला, साहित्य कला इत्यादि
सभी अपने अपने चरम सीमा पे थी और सभी क्षेत्रों में व्यापक विकास हो चुका था। और यहाँ तक कि साइंस एंड टेक में भी आगे चलकर देखेंगे किस तरह से कुछ जैसे आर्यभट्ट थे, ब्राह्मी थे, ब्रह्मगुप्त थे इत्यादि, किस तरह से साइंस को आगे बढ़ाया था और साइंस के बारे में इन्होंने बताया था। तो वास्तुकला की बात करें तो इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण आपका शिखर युक्त जो मंदिर बनता था। आपको पता होगा कि इससे पहले कोई मंदिर का प्रमाण नहीं मिलता है और गुप्त काल से ही मंदिर बनाने की परंपरा की शुरुआत होती है। आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछता है कि मंदिर बनाने की परंपरा कब से शुरू हुई। पहले मूर्ति बनाया जाता था बट मंदिर नहीं बनाया जाता था। मंदिर कहीं साक्ष्य नहीं मिला है गुप्त काल से पहले। गुप्त काल के बाद गुप्त काल में ही मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। तो इसीलिए गुप्त काल से माना जाता है कि मंदिर सभी तरह के, जैसे जैन धर्म का जो मंदिर था, बुद्ध धर्म का मंदिर था, बौद्ध धर्म का मंदिर था या हिंदू धर्म से संबंधित जितना था मंदिर, उसका निर्माण गुप्त काल से शुरू हुआ। वास्तुकला में एक आध वास्तुकला के मतलब होता है कि जैसे कहीं भवन निर्माण हो गया, स्थापत्य कला हो गया, उसमें एक नागर शैली थी। नागर शैली मुख्य रूप से आपको उत्तर भारत में प्रचलित थी और अगर बेसर की बात करें तो मध्य भारत में थी और द्रविड़ की बात तो दक्षिण भारत में थी। तो दक्षिण भारत के जितने भी आपका जो मंदिर बना है द्रविड़ शैली में बना है, ठीक उसी प्रकार आपको जो उत्तर भारत की जितनी भी है जो वैष्णव धर्म से संबंधित या बौद्ध धर्म से संबंधित या फिर आप जैन धर्म से संबंधित सभी तरह की जो मंदिरें हैं सभी हैं जो नागर शैली में स्थापित हैं, सभी नागर शैली में निर्मित हुई है। और जितने भी जो मध्य भारत में मंदिर स्थित निर्माण हुई है उसकी निर्माण आपको बेसर शैली में की गई है। तो यहाँ पे वास्तुकला के क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर नागर शैली का विकास हुआ था, उसको इसमें आगे देखेंगे। चित्रकला की बात करें तो चित्रकला अपने वैभव का गौरव की सीमा पार कर चुका था। चित्रकला भी अपने वैभव गौरव की सीमा पर थी, जिसमें अजंता की गुफा जो महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद जिला महाराष्ट्र में स्थित है, जिसमें टोटल गुफा की अगर बात करें तो 29 गुफा है। बाघ की गुफा है जो मध्य प्रदेश में स्थित है, इसका प्रमुख उदाहरण है चित्रकला का। इसमें चित्रकारी है और जैन धर्म बौद्ध धर्म संबंधित चित्रकारी आपको अजंता में देखने को मिलेगा। और बौद्ध गुफा की बात करें तो मध्य प्रदेश में है, उसमें लोक जीवन से संबंधित चित्र दिखाया गया है, किस तरह से गौतम बुद्ध का जीवन था। तो इसको देखते हैं। अजंता की गुफा की बात करते हैं, इसमें टोटल 29 गुफा है। 29 गुफा से 16-17 इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 16, 17, 19 ये तीनों है जो आपको जैन धर्म से संबंधित है। तो 16 गुफा संख्या 16 की बात करें तो 16 में मरणासन राजकुमारी की चित्रण दिखाया गया है। अगर गुफा संख्या 17 की बात करें तो जातक कथा का उल्लेख मिलता है जो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। आगे देखते हैं बाघ गुफा। जो बाघ गुफा मध्य प्रदेश में स्थित है और बाघ गुफा में मुख्य रूप से लोक जीवन के चित्र से संबंधित दृश्य को दिखाया गया है। लोक जीवन से तो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि जो गुप्तकालीन बाघ गुफा जो मध्य प्रदेश में स्थित है उसमें मुख्य रूप से किसका चित्रण मिलता है या किस प्रकार चित्र मिलता है, तो लोक जीवन के चित्र से संबंधित चित्रण मिलता है। फिर आपको क्वेश्चन पूछेगा कि अजंता की गुफाएं हैं, उसमें टोटल कितनी गुफा हैं, तो उसमें 29 गुफा हैं। और उसमें आपको दे दिया कि इंपॉर्टेंट गुफा जो 16 है वो किससे संबंधित है, या 17 जो गुफा है, गुफा संख्या 17 उसे में किसका वर्णन मिलता है। तो 16 में मरणासन राजकुमारी की वर्णन मिलता है और 17 में जातक कथाओं का उल्लेख मिलता है। एक चीज याद रखने को मिलता है कि जो बौद्ध धर्म के महायान शाखा थी, जो आपको कनिष्क ने इसको डेवलप किया था प्रथम सदी में, तो बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित अजंता में चित्रकारी है। तो आपको पूछेगा अजंता में जो चित्रकारी संबंधित है किस बौद्ध धर्म के किस शाखा से संबंधित है, तो महायान शाखा से संबंधित है। और महायान शाखा ने सर्वप्रथम बौद्ध धर्म 2 पार्ट में बटा हुआ था, जिसमें एक हीनयान था एक महायान था। तो हीनयान था जो रूढ़िवादी विचारधारा को मानता था, पौराणिक परंपरा को मानता था, बट महायान शाखा थी वो एक नया परिवर्तन चाहता था। और इसी ने सबसे प्रथम महायान शाखा का थी सबसे प्रथम बार गौतम बुद्ध की मूर्ति की पूजा की गई थी और मूर्ति बनाने की परंपरा शुरू थी। आइए आगे देखते हैं। बौद्ध एवं जैन के साथ साथ हिंदू धर्म की मूर्तियां का निर्माण शुरू हो गया था। अभी कुछ देर पहले हमने बताया कि बौद्ध एवं जैन को जो मूर्ति निर्माण हो रही थी उसी के साथ साथ हिंदू धर्म की जो वैष्णव धर्म से संबंधित मूर्ति थी उसका भी निर्माण शुरू हो गया था इसी काल में। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली मूर्ति का निर्माण इसी काल में हुई है। ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध भगवान भूमि से लगे हुए हैं और एक शांति प्राप्त करना चाह रहे हैं और सबसे शांति मुद्रा में आसन लगाए हुए हैं। तो बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली मूर्ति का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। तो इसको एक क्वेश्चन बना के पूछता है आपको ऑब्जेक्टिव में कि भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली मूर्ति किस काल में बनाई गई थी। तो आप देख सकते हैं गुप्त काल में बनाया गया था। बुद्ध का जो भूमि स्पर्श वाली मुद्रा वाली मूर्ति थी उसको गुप्त काल में बनाया गया था। आगे देखते हैं कि नागर शैली का विकास बेहद प्रकार हुआ। आगे उन्होंने बताया कि जितना भी उत्तर भारत में जितने मंदिर बने हैं तो इसको इस तरह से समझ कर विकास हुआ। साथ ही साथ आप इसको इस टर्म में समझ सकते हैं कि जो उत्तर भारत की जितनी मूर्तियां बनाई गई है
उत्तर भारत की सभी मूर्ति जितनी बनाई गई हैं वो आपको नागर शैली में स्थापित है। भवन या स्थापत्य जो स्थापत्य कला का निर्माण हुआ, जो वास्तु कला का तहत आता है, अंतर्गत आता है, तो उत्तर भारत की सभी मूर्तियाँ हैं जो नागर शैली में स्थापित हैं। अगर मध्य की बात करें, मध्य भारत की, तो मध्य भारत में आपका बेसर शैली का विकास हुआ। अगर दक्षिण भारत की बात करें कि आपको द्रविड़ शैली का विकास देखने को मिलता है, द्रविड़ शैली। तो इसको आप याद कर सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन में आपको देखने को मिलेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा पूछता है कि नागर शैली का विकास किन क्षेत्रों में हुई थी, तो उत्तर भारत में हुई थी। मध्य बेसर शैली का विकास कहाँ हुई थी, तो बीच वाली क्षेत्रों में जो मध्य भारत था वहाँ पे बेसर शैली का विकास हुआ था। दक्षिण भारत में आपको द्रविड़ शैली का विकास हुआ था। तो ये आप चाहे तो याद कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, क्वेश्चन इसे फर्स्ट पूछता है। आइए आगे देखते हैं। साहित्य कला की बात करें तो साहित्य कला में सबसे अगर अधिक किसी भाषाओं का विकास हुआ तो संस्कृत भाषा का विकास हुआ, और संस्कृत भाषा के कारण ही यहाँ पे बहुत सारे तो विद्वान थे, बट एक कालिदास थे जो एक संस्कृत का महान कवि उनको कहा जाए, या महान ज्ञाता थे संस्कृत भाषा का, और प्रवणता प्राप्त था उनको, इसलिए बहुत सारे उन्होंने पुस्तकों के यहाँ भी निर्माण किया। उन्होंने बहुत सारी पुस्तकों का भी लिखने का काम किया जो संस्कृत भाषा मूल रूप से लिखा गया। तो आइए देखते हैं। राजकीय भाषा संस्कृत थी, इसी कारण राजकीय भाषा संस्कृत थी, इसी कारण इसे गुप्त काल के संस्कृत का साहित्य का युग कहा जाता है। गुप्त काल में संस्कृत साहित्य का युग कहा जाता है, क्योंकि राजकीय जो आपका राजकीय था, जो ऑफिशियल भाषा थी वो संस्कृत थी। इनमें मुख्य रूप से कालिदास संस्कृत भाषा का प्रचंड विद्वान थे, बहुत ज्ञानी थे संस्कृत भाषा का, और बहुत बड़े जानकार थे। इनकी प्रमुख रचनाएं को अगर हम देखना चाहें तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि ये आपको ऑब्जेक्टिव बेस में बना के पूछता है। तो प्रमुख रचनाएं अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, रघुवंशम। आइए फिर से देख लेते हैं इसको। अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीय, मेघदूतम, रघुवंशम इत्यादि इन्होंने पुस्तकों का निर्माण किया जो मुख्य रूप से आपको संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और कालिदास संस्कृत भाषा प्रचंड विद्वान थे, और संस्कृत भाषा गुप्त काल में राजकीय भाषा थी। अन्य रचनाएं की बात करें तो आपको पता हो कि इनके जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके दरबार में नवरत्न रहते थे। मुख्य रूप से पाटलिपुत्रा उनकी राजधानी था, दूसरी राजधानी उज्जैन थी जो मध्य प्रदेश क्षेत्र में था। उज्जैन में जो इनका राजधानी था वहाँ पे ही नवरत्न निवास करते थे, और यहीं पे सारी पुस्तकों की रचना करते थे। तो आइए देखते हैं अन्य रचनाएं में अमर कोश एक शब्द डिक्शनरी शब्दकोश है, या इसको डिक्शनरी बोल सकते हैं इंग्लिश में। इसको अमर सिंह ने रचना की। पंचतंत्र जो संभवतः गुप्त काल में इसका रचना किया गया है, पंचतंत्र का विष्णु शर्मा लेखक है। कामसूत्र का बादशायन रचना किए। नीतिसार कामानंद नीतिसार का रचना कामानंद ने किया। मृच्छकटकम शूद्रक, चारुदत्तम भास। वैज्ञानिक प्रगति की बात करें तो साइंस एंड टेक का भी काफ़ी विकास हो चुका था, क्योंकि वैज्ञानिक प्रगति का आप देखें कि वैज्ञानिक प्रगति का उत्कृष्ट विकास हुआ है, जिसमें प्रमुख रूप से आर्यभट्ट उस टाइम थे, ब्राह्मीर थे, ब्रह्मगुप्त थे। तो ये देखते हैं वैज्ञानिक प्रगति का भी उत्कृष्ट विकास हुआ था, जिसमें आर्यभट्ट एक वैज्ञानिक थे जो हम लोग का ही देश के थे। और आर्यभट्ट ने ही शून्य की खोज की, पाई की खोज की। और इन्होंने सर्वप्रथम बताया कि सूर्य पृथ्वी है जो सूर्य का चक्कर लगाती है, न कि सूर्य पृथ्वी चक्कर लगाती है। इन्होंने आर्यभट्टीय ने पुस्तक में, ये एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे जिसने अपनी पुस्तक आर्यभट्टीय में बताया कि इन्होंने पृथ्वी को गोल बताया, साथ ही बताया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, न कि सूर्य पृथ्वी की चक्कर लगाती है। तो इनका पुस्तक आर्यभट्टीयम है, आर्यभट्ट का पुस्तक आर्यभट्टीयम है। इन्होंने इसमें बताया कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाती है, न कि सूर्य पृथ्वी की चक्कर लगाती है। इनका अन्य रचनाएं हैं सूर्य सिद्धांतम और दस गीतिका। तो आपको ऑनलाइन में पूछा कि सूर्य सिद्धांतम दस गीतिका किसकी रचना है, तो आर्यभट्ट की रचना है। इनकी तीन प्रमुख रूप से रचनाएं हमने देखा कि आर्यभट्ट का आर्यभट्टीयम, जिसमें बताया कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है, न कि सूर्य पृथ्वी का। दूसरा है सूर्य सिद्धांत। तीसरा है दस गीतिका। एक ब्राह्मीर थे, इन्होंने ब्राह्मीर में पंच सिद्धांत नामक पुस्तक की रचना की। इन्होंने बताया कि चंद्रमा पृथ्वी को और पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाता है। इन्होंने एक सिद्धांत दिया। ब्राह्मीर ने पंच सिद्धांत नामक पुस्तक में अपनी रचना में इन्होंने बताया कि चंद्रमा जो है, जो प्राकृतिक उपग्रह है पृथ्वी का, वो जो
चंद्रमा जो प्राकृतिक उपग्रह पृथ्वी का, तो चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है। तो इन्होंने एक सिद्धांत दिया, यहाँ पे 2 सिद्धांत में देखा। आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है, कि सूर्य पृथ्वी को। भट्टगुप्त ने बताया कि चंद्रमा पृथ्वी की चक्कर लगाती है और पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाती है। इनकी पुस्तक पंच सिद्धांत में, एक पुस्तक का नाम ही पूछता है कि पंच सिद्धांत किस द्वारा लिखा गया है, तो ब्राह्मही द्वारा लिखा गया है। इन्होंने बताया कि चंद्रमा पृथ्वी की एवं पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाती है। नेक्स्ट है ब्रह्मगुप्त, जो एक गुप्तकालीन वैज्ञानिक थे। ब्रह्मगुप्त, इन्हें भारत का न्यूटन भी कहा जाता है। इन्होंने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की। ब्रह्म सिद्धांत की रचना ब्रह्मगुप्त ने की है और ब्रह्मगुप्त को ही न्यूटन कहा जाता है। तो आपको क्वेश्चन पूछता है गुप्तकाल में किन्हें न्यूटन कहा जाता था, भारत का न्यूटन किन्हें कहा जाता था, ब्रह्मगुप्त को भारत का न्यूटन कहा जाता था। इस प्रकार से हमने गुप्तकालीन 2 वीडियो हमने, इसके मिला के 2 वीडियो हम लोड कर देंगे। एक से लोड है और एक आज लोड कर देंगे। इस प्रकार से आप दोनों वीडियो देख लीजिएगा तो संभवतः आपको गुप्त काल कवर हो जाएगा पूरा। और जो वैकेंसी आने वाला है नेक्स्ट बिहार दरोगा के, बिहार पुलिस के, उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और साथ ही जो आपको 12 फरवरी को जो बीपीएससी 68 का पीटी होने वाला है, उसके लिए भी बहुत फायदेमंद होगा। इसलिए उन लोग दोस्तों से भी मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग इसको देख लीजिएगा। ये 2-3 क्वेश्चन यहाँ से फंसेगा गुप्त काल से। तो और वीडियो को दोस्तों अगर देखते हैं तो थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। उसको करने से आदमी मोटिवेट रहता है और बनाने के लिए भी प्रेरित होता है। तो अब फैसला आप लोग को करना है कि क्या वीडियो शेयर करेंगे या चैनल सब्सक्राइब करेंगे या लाइक करेंगे नहीं। खैर आप लोग की मर्जी, हम तो वीडियो बनाते ही रहेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।